ओके, तो आज हमारे पास टॉपिक है पार्किंसंस डिजीज़। हमें पता है कि जो पार्किंसंस डिजीज़ है बेसिकली डोपामिनर्जिक सेल्स होते हैं जो सब्सटेंशिया नाइग्रा में वो उनका लॉस जो है वो बेसिकली एटियोलॉजी है इस डिज़ीज़ की। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स जो मेन हैं वो क्या हैं इस डिज़ीज़ के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि बेसिकली कैरेक्टराइज़ करते हैं इस डिज़ीज़ को। सबसे पहला है हमारे पास ट्रेमर, रिजिडिटी। फिर हमारे पास आ जाता है एकाइनेसिया और ब्रेडिकाइनेसिया, यानी कि या तो मूवमेंट बॉडी की जो मोटर फंक्शन हैं या जो भी मूवमेंट्स हैं या तो वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगी, दैट इज़ ब्रेडिकाइनेसिया, कमी आ जाएगी उनके अंदर, या फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी यानी मूवमेंट होगी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पे हमारे पास है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। बंदा जो है वो स्टेबल नहीं होगा, मतलब वाइल वॉकिंग या जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो उसमें स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अर्ली मोटर साइंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें अर्ली मोटर साइंस में हमारे पास ये सारे हमें नज़र आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास अर्ली मोटर साइंस में आ जाती हैं। इसमें हमारे पास स्टिफनेस है, डिफ़िकल्टी इन फाइन मूवमेंट्स, ठीक है, माइक्रोग्राफिया, यूनिलैटरल लिम्ब ट्रेमर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस आर्म स्विंग जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, रिजिड रिस्ट एंड एल्बो, सॉफ्ट स्पीच, ठीक है, यूनिलैटरल फुट डिस्टोनिया हो जाएगा और पेन इन वन शोल्डर। ठीक है, ये हमारे पास वो साइंस हैं जो कि अर्ली हमें मोटर साइंस अपीयर होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद एडवांसिंग पीडी मोटर साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं, यानी जब डिजीज़ थोड़ा प्रोग्रेस कर जाएगी तब क्या साइंस आएंगे कि मोटर सिवेरिटी जो है, इंक्रीज मोटर सिवेरिटी। ठीक है, उसके बाद मतलब जो मोटर सिम्टम्स की जो सिवेरिटी है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद मोटर फ्लक्चुएशंस बढ़ जाएंगी, फिर डिस्काइनेसिया, फ्रीजिंग ऑफ गाइड। ठीक है, तो मतलब उसके बाद फॉल्स और डिस्फेजिया, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। तो पार्किंसंस डिजीज़ के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास आ जाता है इसेंशियल ट्रेमर्स, ईटी, वस्कुलर पार्किंसनिज्म दैट इज़ वीपी, ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म दैट इज़ डीआईपी, एंड एटिपिकल पार्किंसनिज्म। ठीक है, अब ईटी वर्सेस पीडी देख लेते हैं। अब जो इसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं वो बेसिकली पॉस्चरल ट्रेमर्स होते हैं, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक पॉस्चर में ट्रेमर्स होंगे। वेरेज जो पार्किंसन डिजीज़ है उसके अंदर ऑल्टरनेटिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंसिव मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि रेस्टिंग ट्रेमर्स का कॉज बनती हैं। ठीक है, यानी कि अगर रेस्ट पर भी ट्रेमर्स हो रहे हैं तो वो बेसिकली हमें बताएगा कि वो पार्किंसन डिजीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वस्कुलर पार्किंसनिज्म वर्सेस पार्किंसन डिजीज़। तो इसमें जो वस्कुलर वाला जो है उसमें हमारे पास लूई बॉडी पार्किंसनिज्म होगा, अर्ली गाइड इम्पेयरमेंट हो जाएगी और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट साइंस आ जाएंगे जैसे कि हाइपर रिफ्लेक्सिया और एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्सेज जो है ये हमें शो होने लग जाएंगे। ठीक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और सूडोबल्बर साइंस आ जाएंगे। सूडोबल्बर साइंस हमें पता है कि अपर मोटर न्यूरॉन्स के जो लीजन्स होते हैं जिसमें क्रेनियल नर्व नंबर 9, 10 और 12 जो हैं उनके लीजन्स जो हैं वो हमें सूडोबल्बर साइंस दे रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अगर हंसते हंसते रोने लग जाएंगे, रोते रोते हंसने लग जाएंगे, यानी इमोशनल इंस्टेबिलिटी सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं, इस तरह के साइंस आ जाएंगे। उसके बाद लेक्यूनर इन्फार्क्ट्स भी इसके अंदर मौजूद होंगे, वाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज़ जो हैं वो हमें नज़र आ जाएंगी। अच्छा, डीआईपी वर्सेस पीडी में अगर देखें तो ये सब एक्यूटली होता है, डेज और मंथ्स, मतलब दवाई जब से आपने स्टार्ट की है उसके डेज़ या मंथ्स आपको लग जाते हैं ये डिज़ीज़ आने में, सिम्टम्स होने में। ठीक हो, डीआईपी के सिम्टम्स होने में। ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई मोस्ट कॉमन एट द स्टार्ट ऑफ ड्रग और इंक्रीजिंग डोज। ठीक है, जब आप इंक्रीज़ कर रहे होते हैं डोज या जब आपने स्टार्ट किया है तब आपको इसके जो है ना डीआईपी के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डोपामिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट यूजर्स आर प्रॉन। ठीक है, मतलब जो डोपामिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉन होते हैं डिजीज़ के लिए। हमें पता है कि डोपामीन का ही जो लॉस है, बेसिकली डोपामिनर्जिक सेल्स का जो लॉस है वही इस डिज़ीज़ को कॉज कर रहा होता है बेसिकली। तो जो लोग ये दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, एंटेगोनिस्ट डोपामीन के एंटेगोनिस्ट यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली देयर इज़ अ ग्रेटर चांस फॉर सच पीपल टू हैव डीआईपी। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द ड्रग स्टॉप्ड तो सेवरल ईयर्स या मंथ्स लग जाते हैं इस डिज़ीज़ को जो है वो रिजॉल्व होने में। ठीक हो गया। उसके बाद एंटीसाइकोटिक्स जो है वो हमें पता है कि वो एग्रोवेट कर देते हैं पार्किंसंस को।
ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एटिपिकल डिजीज़। तो एटिपिकल डिजीज़ में हमारे पास ये दो पैटर्न्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास टोओपैथी और साइन्यूक्लियोपैथी भी हो सकती है, मल्टीपल एट्रोफीज़ भी इसके अंदर आ सकती हैं। अब हम देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस को। तो इसमें जो है वो ब्लड टेस्ट और जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के टेस्ट हैं वो नॉर्मल ही आते हैं। सीटी और एमआरआई के इतना स्पेसिफिक नहीं होते वो भी। और हमारे लिए डीएटी स्कैन जो है वो हमें डेफिसिट्स, तो जो डीएटी स्कैन है वो हमारे पास डेफिसिट्स हमें दिखा देता है डोपामिनर्जिक पाथवेज के, ठीक है। और सिंटीग्राफी भी टू सम एक्सटेंट इसमें हेल्पफुल होती है, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी यानी कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। ओके, तो यहाँ पे ये हमें नज़र आ रहा है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जो ये बैरियर है बेसिकली, और इस बैरियर के इस साइड पे सीएनएस है और उस साइड पे पेरिफ्री है, ठीक हो गया। अब जो ड्रग्स पेरिफ्री में काम करते हैं वो है लेवोडोपा प्रेपरेशंस और सीओएमटी इनहिबिटर्स, ठीक है। और जो सीएनएस में काम कर रहे होते हैं वो होते हैं डोपामिन एगोनिस्ट्स, अमेंटाडिन, माओ बी इनहिबिटर्स एंड एंटीकोलिनर्जिक्स, ठीक हो गया। ये सारे जो ड्रग्स हैं ये काम कर रहे होते हैं सीएनएस में, ठीक हो गया। एक एक करके जब हम देख लेते हैं सारे ड्रग्स को, तो जो माओ बी इनहिबिटर्स हैं इसमें इनका काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं ये भी, लेकिन ये नॉन न्यूरोप्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। और यूज़ फॉर फ्लक्चुएशंस, ठीक हो गया। एंटीकोलिनर्जिक्स जो हैं ये हमें बड़े ध्यान से यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि कुछ पार्किंसंस के सिम्टम्स को ये एग्रावेट करते हैं और कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और यंग पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स को, ठीक हो गया। अमांटाडीन जो है वो मोस्ट यूज फॉर डिस्काइनीसियास, ठीक है। उसके बाद माइल्ड इम्प्रूवमेंट फॉर पीडी सिम्टम्स, ठीक हो गया। उसके बाद रीनल क्लियरेंस होती है इस ड्रग की, ठीक है। लेवोडोपा जो है हमारे पास एक ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पार्किंसंस डिजीज़, ठीक है। और इसकी मोनोथेरेपी जो है वो सफिशिएंट होती है, ठीक हो गया। दिस यहाँ पे हमने इसको प्रोमिनेंट करके लिखा भी हुआ है कि लेवोडोपा जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है फॉर पार्किंसंस डिजीज, शुड बी मेमोराइज्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोटर फ्लक्चुएशंस होती हैं जो उनके लिए जो इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस हैं वो ये सारी मेडिकेशन जो हैं वो मोटर फ्लक्चुएशंस के लिए इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस हैं, जिसमें डोपामिन आ जाता है, फिर इसमें लेवोडोपा जेल आ जाती है, इंटेस्टिनल इन्फ्यूजन, ठीक है। सीओएमटी इनहिबिटर्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आगे हमारे पास जोनिसमाइड और ये हमारे पास बायलेटरल सबथैलेमिक न्यूक्लियस और क्या नाम है इंटरनल जो इनपुट हमारे पास सॉरी आउटपुट जो न्यूक्लियस है उसको स्टिमुलेशन जो है वो भी हम कर सकते हैं फॉर द एलिविएशन ऑफ द सिम्टम्स, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट अच्छा जी बात कर लेते हैं डिस्काइनेसिया की। तो डिस्काइनेसिया में जो ड्रग्स इफेक्टिव हैं उनमें आ जाती है हमारे पास लेवोडोपा जेल, इंटेस्टिनल इन्फ्यूजन, ठीक है। अमेंटाडीन यूज़ हो सकती है, बायलैटरल एसटीएन और जीपीआई स्टिमुलेशन हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हमें पता है कि जो जो आउटपुट न्यूक्लियस है ये सिग्नल भेजता है थैलेमस को टू कैरी आउट द रिक्वायर्ड एक्टिविटी, ठीक हो गया। तो इसलिए हम इसकी स्टिमुलेशन जो है वो हमें काफ़ी हद तक हेल्प आउट कर सकती है इन डीलिंग विद द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ पार्किंसंस डिजीज़, ठीक हो गया। और फिर हमारे पास एक और ऑप्शन जो होता है डिस्काइनेसिया में वो क्लोज़ापिन भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोटर कॉम्प्लिकेशंस की। तो क्या होता है कि जब 5 साल हो जाते हैं ट्रीटमेंट लेते लेते तो 75% पेशेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। क्यों डेवलप कर जाते हैं? क्योंकि एक वजह तो ये होती है कि उनकी डिजीज़ प्रोग्रेस करते करते इस लेवल पे पहुंच गई है कि अब वो कॉम्प्लिकेट कर रही है लाइफ को, ठीक है, और उनकी डिजीज़ को भी, कंडीशन को भी, ठीक है। और दूसरी वजह क्या बनती है कि उनकी जो रिस्पॉन्सिवनेस टू लेवोडोपा है वो कम हो गई है और जो थेरेपेटिक विंडो होती है वो नैरो हो जाती है, बिकॉज डेफिनेटली हम डोज को इंक्रीज़ करते जाते हैं, जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे उसको ट्रीटमेंट उसके लिए जो हमें चाहिए वो भी हम उसको भी इंक्रीज़ करते जाते हैं, डोज को भी, जिसकी वजह से जो थेरेपेटिक विंडो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, नैरो हो जाती है, ठीक हो गया। और इस वजह से कुछ जो मोटर कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका सामना करना पड़ता है पेशेंट को। और वो मोटर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं उसमें हमारे पास ये 4 जो हैं मेन आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास है मोटर फ्लक्चुएशंस, नॉन मोटर फ्लक्चुएशंस, डिस्काइनेसिया, ठीक हो गया। इसमें डिस्काइनेसिया तब होगा मतलब कि जब हमने पीक डोज दे दी है, हमने लेवोडोपा की पीक डोज देने के बावजूद पेशेंट का डिस्काइनेसिया जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ नाउ अ मोटर कॉम्प्लिकेशन, ठीक हो गया। उसके बाद जो लास्ट है दैट इज़ ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस, ठीक है।
अदर ट्रीटमेंट्स की बात कर लेते हैं, जिसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर नाउजिया हो रहा है तो हम ऐसे पेशेंट को डोमपेराडोन से ट्रीट कर सकते हैं। डिप्रेशन अगर हो गया है किसी पेशेंट को तो उसे एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं। सलाइवरी ड्रूलिंग हो रही है तो उसको हम एंटी कोलिनर्जिक्स दे सकते हैं, ठीक है ना, या च्यूइंग गम दे सकते हैं। उसके बाद हम हेलुसिनेशंस अगर किसी पेशेंट को हो रही हैं तो उसके अंदर फिर ऑल्टरेशंस इन डोपामिनर्जिक थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन दे सकते हैं, या सब्सटेंशिया नाइग्रा को ही हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अदर ट्रीटमेंट्स में, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।